मैं फाउंडेशन स्कूल की हिंदी शिक्षिका हिंदी की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ और यहाँ पर आए हुए सभी आदरणीय शिक्षकों का अपना कीमती वक्त देने के लिए मैं हार्दिक उनका अभिनंदन करती हूँ। हिंदी विषय इतना विस्तृत है कि इसे मेरे द्वारा संपूर्ण बताना ये मेरी मूर्खता है, परंतु मेरा ये प्रयास है कि हिंदी की रणनीतियों के द्वारा हम किस तरह से अपनी कक्षा को अधिक से अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं, कैसे बच्चों का जुड़ाव हम इससे अधिक से अधिक कर सकते हैं, किन किन विधियों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमारी कक्षा जो है अधिक प्रभावशाली और उत्साहपूर्ण होगी। तो सबसे पहले आज मेरे लिए बहुत खुशी की भी बात है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है और हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा संयोग है कि आज मुझे बोलने का अवसर प्रदान हुआ और मैं हिंदी की शिक्षिका भी और हमारी मातृभाषा हिंदी ही है। तो मानव जीवन में भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, यानी हम अपनी बातों को दूर दराज तक लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनकी बातों को समझने के लिए हम अपनी मातृभाषा का ही उपयोग करते हैं और इससे हमें एक दूसरे के बातों को समझने में आसानी होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाने का हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम अपनी संस्कृति और अपने बौद्धिक विचारों को बचा कर रखें, उसकी रक्षा करें, क्योंकि आज का जो समय है उसमें हम अपनी मातृभाषा को भूलते जा रहे हैं और अधिक से अधिक हम विदेशी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर हमारा प्रयास यही रहेगा कि अधिक से अधिक अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें। और इस संदर्भ में महात्मा गांधी जी ने कहा है कि मातृभाषा का सम्मान करना माँ का सम्मान करना है और मातृभाषा का अपमान करना अपनी माँ के अपमान करने से के बराबर है। तो मातृभाषा इंसान जो है वह सबसे पहले अपने घर में ही सीखता है। तो जो भाषा सबसे पहले हम अपने घर में सीखते हैं उसे ही हम मातृभाषा। तो ये बहुत ही अच्छा संयोग है कि आज इस दिवस पर अब मुझे कुछ बोलने का अवसर भी प्रदान हुआ है और इस शिक्षण सत्र में मेरा आज का विषय हिंदी भाषा की रणनीतियाँ। तो इस रणनीति की चर्चा की शुरुआत मैं इन बातों से कहना चाहूंगी कि एक शिक्षक का मूल्यांकन इस चीज से नहीं किया जा सकता कि वो जानता क्या है, न इस बात से किया जा सकता है कि वह अपना ज्ञान दूसरों तक कैसे पहुंचाता है, बल्कि इस बात से किया जा सकता है कि वह ज्ञान पाने के लिए दूसरों को कितना प्रोत्साहित कर सकता है। यानी शिक्षा देना ही सिर्फ शिक्षा का कर्तव्य नहीं होता है, बल्कि वह अपने इस काम को करने में कितना हद तक वह कामयाब होता है, ये सबसे अधिक देखने की बात है। तो इन रणनीतियों पर चर्चा करने से पूर्व मैं कुछ
शिक्षण विधियों के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगी कि हिंदी शिक्षण की कुछ विधियां हैं और उन विधियों के बारे में जानने के बाद हमें किसी भी क्लास को सुचारू रूप से चलाने में, संचालन करने में हमें बहुत सहायता मिलती है। तो हम अपनी शिक्षण विधियों के बारे में जानते हैं कि हिंदी की जो शिक्षण विधियां हैं या किसी भी विषय की जो शिक्षण विधियां हैं, उनकी सहायता से एक शिक्षक कक्षा में पठन पाठन का कार्य आरंभ और संपन्न करता है। कुशलता से इनका प्रयोग करने पर छात्रों में सीखने की प्रक्रिया प्रभावशाली होती है तथा कक्षा में उतना ही अच्छा वातावरण बनता है। कक्षा को बोझिल और उबाऊ बनाने के बजाय रोचक बनाना और छात्रों में निरंतर सीखने की उत्सुकता बनाए रखना ही इन विधियों से संभव हो पाता है। यानी कक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए हम कुछ विधियों का पालन कर सकते हैं जिससे हम कक्षा को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। अब कक्षा में जाने के लिए सबसे पहले तो हमें स्वयं ये सोचना होगा कि एक कक्षा में जाकर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारे द्वारा बच्चों से कभी कोई बात ऐसी हो जाती है जिससे बच्चे को मानसिक ठेस पहुंच जाती है, तो वो उस चीज से उसका लगाव कम हो जाता है। तो सबसे पहले हम इन्हीं चीजों को देखेंगे कि हम कक्षा में क्या करें और क्या नहीं करें, जिससे कि हमारे बच्चे को किसी तरह का ठेस नहीं पहुंचे, उनका उत्साह और उमंग उस विषय में बराबर बना रहे। तो सबसे पहले हमारी कोशिश किसी कक्षा में जाने की यह होती है कि हर विद्यार्थी जो है वह मूल अवधारणाओं को समझे और आत्मसात करे। यानी हमारे द्वारा जो भी चीज पढ़ाई जा रही है उसे वह समझे और उसे करने का प्रयास करे। दूसरी चीज है कि किसी भी विषय को बिना समझे याद करने या रटने से रोके। यानी जब हम कक्षा में जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चों का ध्यान हमारे पढ़ाने की तरफ, मतलब हमारे समझाने की तरफ नहीं होता। वो यह सोचते हैं चलो रट लेंगे, इसको किसी तरह से याद कर लेंगे। पर जो हमारे रटने और याद करने वाली जो विधि होती है, इससे हम बहुत समय तक वह हमारे ऊपर प्रभावी नहीं होती और उस दरमियान हम पढ़ी हुई चीजों को भूल जाते हैं और भूलने के बाद हमें आगे की चीजें याद नहीं होती। तो कक्षा में जाने जब हम कक्षा में जाते हैं तो हमारा प्रयास यही रहे कि प्रत्येक विद्यार्थी जो है वह रटने की कला को न करके उसे समझने का प्रयास करें। फिर कभी कभी हम क्लास में जाते हैं और सिर्फ लिखवाने का काम करते हैं। तो सिर्फ लिखवाते न रहे बल्कि चर्चा कर विद्यार्थियों को उस निर्णय तक पहुंचने दे जो आपका शिक्षण लक्ष्य है। यानी हम लोग भी कभी कभी देखते हैं कि कक्षा में विद्यार्थियों को लिखवाने का काम करते हैं, तो बच्चे लिखते तो जरूर हैं पर बाद में उनके लिखने की प्रवृत्ति जो है वो उबाऊ होने लगती है। वो बस किसी तरह एक दबाव में आकर उस चीज को लिखने का कार्य करते हैं। तो हमें बीच बीच में यह करने का प्रयास करना है कि हम जो चीज भी बच्चों को लिखवा रहे हैं उस बारे में हम कक्षा में बच्चों से चर्चा करते रहे, ताकि बच्चे जो है उसे समझे और उसे मन से लिखने का प्रयास करें। अपने विद्यार्थियों को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के रूप में पहचानें और उसी अनुसार उनके लिए शिक्षण पद्धति का उपयोग करें। जब हम क्लास में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि कुछ बच्चे जो होते हैं वह हमेशा हर बात का जवाब देते हैं। मतलब अगर उन्हें आ भी रहा है तो भी, नहीं भी आ रहा है तो भी वो बोलने का प्रयास करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जानते हैं पर बोलते नहीं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं भी जानते हैं फिर भी बोलने का प्रयास करते हैं।
तो सबसे पहले क्लास में जितने भी बच्चे हैं, हम उनके स्वभाव को जानने का प्रयास करें और उसी के अनुसार हम उनके आगे की पढ़ाई को किस तरह से वो पढ़े ताकि वो अधिक से अधिक समझ सके, इसका हम ध्यान रखें। इसके बाद कक्षा में छात्रों को प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, क्योंकि हमारी ये मनुष्य प्रवृत्ति है कि हमें प्रशंसा सुननी बहुत अच्छी लगती है। हम अगर कोई भी कार्य करते, जैसे हम लोग बच्चों को कोई प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, बच्चे बहुत खुशी से उसे बना कर लाते हैं। हम देखते हैं कहीं कहीं हमें ये दिखाई देता है कि इनमें कमियां हैं, पर उन कमियों को हम सीधे उजागर न करने का प्रयास करें, बल्कि हम उन्हें ये कहें कि तुमने बनाया तो बहुत अच्छा है, पर इसमें थोड़ा सा अगर इसको इस विधि से कर दिया जाता ना तो ये और अच्छा होता। तो इस तरह की प्रवृत्ति से बच्चे जो हैं वो बहुत प्रोत्साहित होते हैं, उन्हें अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है और उनका विश्वास जो है वो हम पर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। यानी उन्हें ये समझ में आ जाता है कि अगर कुछ कमी भी है तो शिक्षक जो है वह उसे दूर करने के बारे में भी हमें बताते हैं। अन्य छात्रों के सामने उसकी आलोचना कभी नहीं करें। यानी सभी बच्चे कक्षा में एक समान नहीं होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि संकोचवश अपनी बातें नहीं कह पाते। तो हमें यह काम बिल्कुल भी नहीं करना है कि कक्षा में सभी बच्चों के सामने उस बच्चे की हम आलोचना करें, बल्कि हम उसे भी अन्य बच्चों की तरह कक्षा में प्रोत्साहित करने का काम करें। उसकी बातों को सुने, उसके बातों को सुनने के बाद उसे आगे निर्देश दे कि तुम ऐसे करोगे तो शायद ये और अच्छा होगा। और इस तरह से वो बच्चा थोड़ा प्रभावित होता है, प्रोत्साहित होता है और धीरे धीरे वह भी अपने संकोच को छोड़कर और कक्षा में अन्य बच्चों की तरह कार्य करने लगता है। सार्वजनिक रूप से प्रोत्साहन, सराहना, व्यक्तिगत रूप में कमियों और उनसे निपटने की रणनीतियों पर चर्चा करें। हिंदी की कक्षा में बच्चों में अधिकतर ये देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे लिखने में बहुत गलतियां करते हैं। तो लिखने में गलतियां करते हैं तो उनको दूर करने के लिए भी सुलेख लिखना, श्रुतिलेख लिखना या फिर शब्दों को उच्चारित करके, वर्णों को अलग करके उनकी कमियों को दूर करने का या उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। पर हमारा प्रयास हमेशा यही रहे कि अगर किसी भी बच्चे से कोई भी गलती होती है तो हम उसको अलग से बुलाकर उसके बारे में उसे हम समझाने का प्रयास करें, ताकि बच्चा जो है वह हतोत्साहित न हो, उसके अंदर हिंदी विषय को पढ़ने के प्रति वह अलगाव की भावना न हो। जिस विषय वस्तु को पढ़ाना है उसमें प्रयुक्त होने वाले शब्दों का ज्ञान पहले से दे देने की कोशिश करें। हम कक्षा में हमें जाना है तो पहले से ही हमारे पास उस पाठ के बारे में योजना होनी चाहिए कि हमें कक्षा में जाकर करना क्या है, और इसके बारे में जब हमारी अगले दिन की कक्षा होगी तो जैसे आज हमने कक्षा लिया तो इसके बारे में कक्षा समाप्त होने से पहले हमने विद्यार्थियों से ये कह दिया कि कल हम इस अगले पाठ को पढ़कर आएंगे, या फिर उस पाठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी तुम लोग भी लेकर आना। ऐसा कर पूर्व उन्हें आगे के पाठ के बारे में हमें जरूर बता देना चाहिए, ताकि अगले दिन बच्चा अगर क्लास में आता है तो वो पहले से ही उस कक्षा के बारे में क्या पढ़ाना है उसे जानकारी होती है। उसके बाद हिंदी पढ़ाने में, हिंदी पढ़ाते हैं हम लोग तो ऐसे तो हिंदी बच्चों की मातृभाषा, बच्चे बहुत ही मन से पढ़ते हैं इसे। ये समस्या मतलब अलगाव वाली जो स्थिति होती है जब बच्चे ऊंचे क्लास में जाते हैं तो धीरे धीरे उनका हिंदी के तरफ से रुझान कम होता जाता है, क्योंकि अधिकांशतः उनके जो विषय होते हैं वह ज्यादातर अंग्रेजी में होते हैं।
तो धीरे धीरे बच्चों के लिखने की गति जो है या फिर उनका शब्दकोश जो है, उनकी मात्रा है, इन सब में त्रुटियां पाई जाती। तो ये क्यों होता है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पर जब हम किसी भी हिंदी के पाठ को पढ़ाते हैं तो पाठ के अंत में हमें एक चुनौती बच्चों के सामने रख देनी और चुनौती रखकर अपनी कक्षा का समापन करना है, ताकि बच्चे जो हैं वह घर जाकर उस पाठ को जरूर देखें, ताकि उन्हें मतलब ये जानकारी हो कि हमें दूसरे दिन इस पाठ में करना क्या। घड़ा भर देना नहीं बल्कि आग जलाकर प्रकाश देना ही शिक्षा है। कहने का मतलब ये है कि हमने बच्चों को सब चीज पढ़ा दिया, बच्चों को सब चीज पढ़ाने से मतलब नहीं है। हमने हिंदी का जितना सिलेबस है उसे पढ़ा दिया, पर ये पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि उसने पढ़कर कितना सीखा, कितना समझा, यानी उसके प्रकाश में उसने अपने आप को कहाँ तक सफल पाया। ये एक शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और अपनी कक्षा में हमें इस बात का ध्यान रखना है। हास्य, व्यंग्य, मनोरंजन और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी घटनाओं का उदाहरण देते हुए विद्यार्थियों में मूल अवधारणा का विकास करना चाहिए। यानी हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो क्लास में पढ़ाने के दौरान पाठ से संबंधित जब हम कुछ किस्से, कहानियां या कुछ हास्य व्यंग की बातें बच्चों के सामने रखते हैं तो बच्चे उसे बहुत उत्सुक होकर सुनते हैं और उस उत्सुकता में वह पाठ के मूल चीज को समझने का प्रयास करते हैं। तो हमें अपने हिंदी विषय में भी मतलब हम लोग का तो हिंदी विषय ऐसा है जिसमें बहुत सी कहानियां हैं, कविताएं हैं, हास्य व्यंग की कविताएं हैं, मनोरंजन है, या हमारे मतलब रोजमर्रा की जिंदगी से भी बहुत सारी बातें जुड़ी है। तो अगर हम इसका उदाहरण देकर अपनी कक्षा में पढ़ाने का प्रयास करते हैं तो बच्चे स्वतः ही हमारी बातों को समझ जाते हैं। छात्रों को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करें और छात्रों को ही उनका जवाब देने दें। अंत में उसको समझाएं और दोनों ही छात्रों की सराहना करें। हम कक्षा में जाते हैं और प्रश्न पूछते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये, हम जब एक बच्चा स्कूल आता है तो हमारा प्रश्न ये नहीं होना चाहिए स्कूल क्यों आते, हमारा प्रश्न ये होना चाहिए कि स्कूल आना तुम्हें अच्छा लगता है। बच्चा बोलेगा अच्छा लगता है, तो उसी से हम प्रश्न करें क्यों अच्छा लगता है। बच्चा आगे जवाब देता है कि यहाँ पर हम कुछ सीखते हैं, यहाँ पर हमारे साथी मित्र होते हैं, हमारे शिक्षक होते हैं, तो जो हमें सिखाते हैं, फिर हमें खेलने कूदने की यहाँ पर व्यवस्था मिलती है। तो इस तरह से हम स्कूल आकर बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। यानी प्रश्न हमने पूछा पर बच्चों ने प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी दिया। तो जब बच्चा उत्तर देता है तो हम उसकी सराहना करें कि वाह तुमने तो बहुत अच्छी बात बताई, तुमने ही मतलब अपना प्रश्न भी बता दिया और तुमने भी उत्तर बता दिया। तो इस तरह से अगर हम बच्चों को ही प्रश्न पूछने दें और प्रश्न का उत्तर देने के बाद उनकी सराहना करें तो बच्चे इससे बहुत प्रभावित होते। और कक्षा में जब हम जाते हैं तो ये हमारा प्रयास हमेशा ये होना चाहिए कि हमारी जो विषय वस्तु है वह कक्षा से अलग ना हो, कक्षा से उसका भटकाव ना हो। यानी हम जिस भी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं हमारी सारी बातचीत उसी के आसपास होनी चाहिए। तो हिंदी भाषा में भी इसी तरह से जब हम हिंदी की कक्षाओं में जाते हैं तो इस तरह की बातों पर अगर हम ध्यान रखें तो शायद हर बच्चा पढ़ने के प्रति अपने ध्यान को लगाएगा और हमसे प्रश्न करना सीखेगा। वो उत्सुक होकर अपनी कक्षा में शामिल होगा। तो ये रणनीतियां जो है, जो स्ट्रेटजी हमारे हिंदी पढ़ाने में आती है, तो उसमें बहुत सारी विधियां हैं। अगर हम उन विधियों पर एक नजर डालें तो
उन विधियों से भी हम अपनी रणनीतियों को तैयार करके अपनी कक्षा को बहुत ही प्रभावशाली बना सकते हैं। तो हिंदी शिक्षण की अनेक विधियां हैं, जिसमें पहली विधि है निगमनात्मक और आगमनात्मक विधि। तो पाठ्यक्रम को मतलब किसी भी पाठ को प्रस्तुत करने के दो ढंग होते हैं। एक में छात्र को कोई सिद्धांत बताकर उसकी जांच या पुष्टि के लिए अनेक उदाहरण दिए जाते हैं। दूसरे में पहले अनेक उदाहरण देकर छात्रों से कोई सामान्य नियम निकलवा दिया जाता है। तो पहली विधि जो है वह निगमनात्मक विधि कहलाती है और दूसरी विधि जो है वह आगमनात्मक विधि कहलाती है। ये जो विधि है ये व्याकरण के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद दूसरी विधि जो है वह संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक विधि। मतलब मैं इन विधियों की चर्चा इसलिए कर रही हूँ कि क्लास में बहुत तरह के बच्चे होते हैं और अलग अलग बच्चों को हम अलग अलग तरह से उन्हें पढ़ा सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। बच्चा हमारी भाषा को जिस तरह से समझे हमें उसी भाषा में उसे पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा हमारे भाषा को नहीं समझ रहा है और हम उसे समझाए जा रहे हैं तो फिर हमारी वह कक्षा जो है वह व्यर्थ हो जाती है। दूसरी इसमें जो विधि है वह है संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक, यानी दूसरे दृष्टिकोण से शिक्षण विधि जो है वो भी दो प्रकार के हो सकते हैं। पाठ्य वस्तु को उपस्थित करने का ढंग यदि ऐसा है कि पहले अंगों का ज्ञान देकर तब पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है तो उसे संश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। जैसे हिंदी पढ़ाने के लिए पहले वर्णमाला सिखाकर तब शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, तत्पश्चात शब्दों से वाक्य बनाए जाते हैं। परंतु यदि पहले वाक्य सिखाकर तब शब्द और अंत में वर्ण सिखाए जाए तो ये विश्लेषणात्मक विधि कहलाएगी, क्योंकि इसमें पूर्ण से अंगों की तरफ चलते हैं। यानी जैसे हम एक उदाहरण देख लेते हैं। अगर बच्चा को हम ये कहते हैं कि राम आम खाता है, यानी मतलब यहाँ पर हम बता रहे हैं कि राम संज्ञा है, आम उद्देश्य है, खाता है क्रिया है। यानी हम मतलब पहले उसे शब्दों का ज्ञान कराते हैं, लेकिन दूसरे विधि में राम आम खाना यानी शब्द के द्वारा वाक्य के राम आम खाता है, इस वाक्य के द्वारा अगर हम इसे बताते हैं तो हम पूर्ण से अंगों की ओर चलते हैं। उसके बाद है वस्तु विधि। वस्तु विधि में अक्सर देखा जाता है कि मतलब हिंदी की कक्षा में अगर हम बच्चों को कुछ मतलब चीजों के द्वारा या कुछ उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करते हैं तो बच्चे उसे बहुत उत्सुक होकर उसे सीखने का प्रयास करते हैं। अब इसमें यह होता है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए वस्तुओं का प्रदर्शन करके उनके विषय में ज्ञान प्रदान किया जाता है। यहाँ तक कि अमूर्त को भी मूर्त बनाने का प्रयास किया जाता है। यानी जो मतलब जो बच्चा देख ही नहीं पाता है उसे भी हम दिखाने का, उसे समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमें बच्चे को सात मतलब सात बताना होता है, ठीक है, तो उनको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, हम तीन मतलब एक जगह हम 3 गोली रख देते, एक जगह हम 4 गोली रख देते और बच्चों से क्या देते हैं, बच्चों इसको गिनकर बताओ। बच्चे आसानी से उसको गिनकर बता देते हैं। यानी ये वस्तु विधि जो है इसके द्वारा बच्चे बहुत स्पष्ट रूप से सीख सकते हैं। उसके बाद है दृष्टांत विधि। वस्तु विधि का दूसरा रूप है दृष्टांत विधि। वस्तु विधि में जिस प्रकार वस्तुओं के द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, दृष्टांत विधि भी उसी प्रकार दृष्टांत के द्वारा या दृष्टांत दृश्य भी हो सकते हैं और श्रव्य भी। यानी दृष्टांत विधि जो है ये इसे हम देख भी सकते हैं या सुन सकते हैं। जब हम क्लास में पाठ पढ़ाते हैं तो कभी कभी हम उसमें कोई मतलब उदाहरण देते हैं या कभी कभी किसी कहानी को जोड़ने का प्रयास करते हैं या कभी उसमें मतलब पाठ से संबंधित ही किसी चुटकुले को अगर हम देते हैं तो बच्चा क्या होता है ना कि उसे बहुत मन लगाकर सुनता है
और जब मन लगाकर सुनता है तो इससे उसका पाठ्य जो है वो बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाता है। इसके बाद कथन विधि और व्याख्यान विधि, यानी वस्तु एवं दृष्टांत विधियों से ज्ञान प्राप्त करते करते जब बच्चों को कुछ अनुमान करने तथा अप्रत्यक्ष वस्तु को भी समझने का अभ्यास हो जाता है, तब कथन विधि का सहारा लिया जाता है। इसमें वर्णन के द्वारा छात्रों को पाठ्य वस्तु का ज्ञान दिया जाता है, परंतु इस विधि में छात्र अधिकतर निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं और पाठन जो है वो प्रभावशाली नहीं होता। यानी अगर हम क्लास में जाते हैं और क्लास में जाकर हम सिर्फ बोलने का ही काम करते हैं और बच्चा जो है वह मूक होकर सुनता रहता है, तो वह कक्षा जो है वह प्रभावशाली नहीं होती है, क्योंकि उसमें बच्चों के द्वारा किसी तरह की बातों की चर्चा नहीं होती है। बच्चे उस विधि में किसी प्रश्न को नहीं पूछ पाते हैं, तो इससे वह कक्षा जो है वह अधिकतर निष्क्रिय हो जाती है। तो इसी से प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है, बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक स्वतः ज्ञान द्वारा सिखाना चाहिए। व्याख्यान विधि इसी की सहचरी है। उसके बाद जो मतलब हिंदी की कक्षा को प्रभावशाली बना सकती है, जिससे बच्चे उत्सुकता से कक्षा में मतलब बैठ सकते हैं, उन्हें अच्छा लगता है उस विषय को पढ़ना, तो प्रश्न विधि के द्वारा भी हम अपनी कक्षा को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। प्रश्न यद्यपि एक युक्ति है, फिर भी सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि को एक विधि के रूप में प्रयोग करके इसे अधिक महत्व प्रदान किया है। इसी से इसे सुकराती नियम भी कहा जाता है। इसमें प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किए जाते हैं और उसी उत्तरों के आधार पर उसी से प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकाल दिया जाता है। यानी जब हम कक्षा में जाते हैं और हम अगर बच्चे से किसी तरह का प्रश्न पूछते हैं तो बच्चा उसमें उत्तर देता है, उसके उत्तर से फिर हम उससे प्रश्न करते हैं और इस तरह प्रश्न करते करते बच्चे स्वयं ही उत्तर देना सीख जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों में पूछने की मनोवृत्ति बढ़ती है और जब कक्षा में पूछने की मनोवृत्ति बढ़ने लगती है, बच्चों का लगाव जो है वह स्वतः ही उस विषय की ओर हो जाता है। उसके बाद है शोध विधि। तो शोध विधि का उपयोग अधिकतर हम उच्च कक्षाओं के लिए कर सकते हैं, जहां पर बच्चे जो है कुछ कुछ सीखते रहने का प्रयास प्रयोगशाला में अपना माइक म्यूट कर ले, कृपया अपना माइक को म्यूट कर कृपया अपना माइक म्यूट करें। तो जर्मनी के प्रोफेसर द्वारा शोध विधि का प्रतिपादन हुआ था। इस विधि में छात्रों को उपयुक्त वातावरण अपना माइक म्यूट करें। किसी तथ्य को ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसका यह अर्थ नहीं होता कि अध्यापक कुछ करता नहीं, तथा छात्रों को मनमाना काम करने के लिए छोड़ देता है। सच पूछिए तो वह छात्र का पथ प्रदर्शन करता तथा उसे गलत रास्ते से हटाकर सीधे रास्ते पर लाता रहता है। उसका लक्ष्य रहता है कि जो ज्ञान छात्र अपने निरीक्षण अथवा प्रयोग द्वारा प्राप्त कर सकता है उसे बताया न जाए। यानी शोध विधि में शिक्षक का यह प्रयास रहता है, मतलब शिक्षक ने एक उसे प्रोजेक्ट दे दिया तो बच्चा उसी पर अपना शोध करता है। शिक्षक जो है वह वहां पर उसका मार्गदर्शन करने का काम करता है। तो शायद और मार्गदर्शन अमित सर अपना माइक म्यूट कीजिए। अमित सर उस टाइम मतलब पूरे भारी यानी बच्चा जो है वह छात्र शिक्षक के मार्गदर्शन में अपना काम करता है और उसी के द्वारा वह अपने परिणाम तक पहुंचता है। उसके बाद योजना विधि, यानी लेसन प्लान के द्वारा हम किस तरह से अपने कार्य को सुचारू रूप से, अपनी कक्षा को सुचारू रूप से प्रभावशाली बना सकते हैं।
तो अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री ड्यूबी, किलपैट्रिक, स्टीवेंस आदि के सम्मिलित प्रयास का फल योजना यानी प्रोजेक्ट विधि। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है। इस विधि से पढ़ाने से पहले कोई समस्या ली जाती है जो प्रायः छात्रों के द्वारा उठाई जाती है, और उस समस्या का हल करने के लिए उन्हीं के द्वारा योजना बनाई जाती है और योजना को स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। यानी जो भी योजना बनाई जा रही है उसे बच्चा जो है वह स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण करे। मतलब एक उदाहरण के द्वारा भी इसे समझा जा सकता है। अगर कहीं पे कालाजार फैला हुआ है तो वहां पर विद्यार्थियों का एक समूह बना दिया गया। अब विद्यार्थियों से ये कहा गया कि आप जाकर वहां पर ये देखिए कि इस समस्या का कारण क्या है और कारण के बाद इसका हम हल कैसे कर सकते हैं। तो बच्चा क्या है कि उस क्षेत्र में जाता है, वहां के लोगों से मिलता है। जब वहां के लोगों से वो मिलता है तो उसे खुद ब खुद समस्याएं किस कारण उत्पन्न हुई ये समझ में आ जाता है, और बच्चों का समूह जो है वह उस समस्या से निपटने के लिए वह प्रयासरत होता है कि किस तरह से इस ये समस्या से निपटा जा सकता है। यानी जो वो योजना बनाई जाती है वह बिल्कुल स्वाभाविक वातावरण में बनाई जाती है और स्वाभाविक वातावरण में भी उसे पूर्ण किया जाता है। तो इस तरह से बच्चे जो हैं वह सीखने के कार्य में बहुत ही उत्साहित होकर वह भाग लेते हैं और उस कार्य को पूर्ण करते हैं। अब उसमें जो रणनीतियां हम हिंदी शिक्षा के लिए या किसी भी विषय के लिए हम बनाते हैं तो उसमें एक है डाल्टन योजना। तो डाल्टन योजना में अमेरिका के डाल्टन नामक स्थान में 1912 से 1915 के बीच कुमारी हेलेन पार्खस्ट ने शिक्षा की एक नई विधि प्रयुक्त की जिसे डाल्टन योजना कहते हैं। डाल्टन योजना में कक्षा भवन का स्थान प्रयोगशाला ले लेती है। प्रत्येक विषय की एक प्रयोगशाला होती है जिसमें उस विषय के अध्ययन के लिए पुस्तकें, चित्र, मानचित्र तथा अन्य सामग्री के अतिरिक्त संदर्भ ग्रंथ भी रहते हैं। विषय का विशेषज्ञ अध्यापक प्रयोगशाला में बैठकर छात्रों की सहायता करता है, उनके कार्यों की जांच तथा संशोधन करता है। हम लोग भी स्कूल में देखते हैं कि कक्षा के अलावा जब बच्चों से हम कहते हैं कि तुम्हें लैब जाना है, तुम्हें लाइब्रेरी जाना है, बच्चों में उनमें बहुत खुशी होती है। उनके चेहरे पर एक बहुत ही अच्छी मुस्कान दिखाई देती है। तो क्योंकि बच्चे वहां जाकर बहुत सारी चीजों को देखते हैं और वहां पर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो बातें वो हमेशा लिख रहे हैं, सुन रहे हैं और जाकर वहां पे करते हैं तो उसका उन्हें अलग ही अनुभव होता है। तो हमें क्लास में पढ़ाते समय बच्चों की ये जो कक्षाएं होती है उसका बच्चों के बीच बहुत ही उत्साह होता है और ये हमेशा बच्चों के लिए हमेशा हमें ये प्रयास रखना चाहिए कि बच्चे ऐसी कक्षाओं में नियमित जाएं, ताकि जिस समस्या से हम क्लास में जूझते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि किताबों के द्वारा नहीं समझ पाते हैं, पर अगर उन्हें हम चित्र के द्वारा, प्रयोग करके, कहानियों के द्वारा उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं तो जिस पर हम लगातार मेहनत कर रहे हैं वह चीज अगर कुछ अन्य प्रसाधनों के द्वारा बच्चे सीख पाते हैं तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम बच्चों को उनका इसी तरह की शिक्षा देने का प्रयास करें। उसके बाद है वर्धा शिक्षा योजना। तो ये शिक्षा जो है वह महात्मा गांधी की वर्धा योजना या बेसिक शिक्षा भी अपने ढंग की एक शिक्षा विधि है। गांधी जी ने देश की तत्काल स्थिति को देखते हुए शिक्षा में हाथ के काम को प्रधानता दी। उनका विश्वास था कि जब तक छात्र हाथ से काम नहीं करता तब तक उसे श्रम का अनुभव नहीं होता। सैद्धांतिक ज्ञान
मनुष्य को अहंकारी एवं निष्क्रिय बना देता है। अतः बच्चों को आरंभ से ही हम किसी न किसी हस्त कौशल के द्वारा शिक्षा दे सकते हैं। यानी यहाँ हम विद्यालय में भी अपनी कक्षा में बच्चों को हमेशा ये प्रोत्साहित करते हैं कि या मतलब कुछ कुछ हम बच्चों को परियोजना कार्य भी देते हैं ताकि बच्चे उसमें कुछ करें, क्योंकि करने में जब उन्हें मेहनत होती है, गांधी जी ने क्यों मतलब ये करघा उद्योग, ये हस्त कौशल ही था जिसमें लोगों ने सूत काटना सीखा और उससे कैसे हम कपड़े तैयार कर सकते हैं, यानी श्रम के महत्व को पहचाना। तो बच्चा भी जब हम परियोजना कार्य उसे देते हैं तो बच्चा भी उसमें अपने परियोजना कार्य को पूरा करता है, तो उसे लगता है कि अगर हम इस तरह के कार्य को करते हैं तो इसमें श्रम लगता है, मेहनत होती है। तो ये भी मतलब अगर हम रोज पढ़ा रहे हैं तो रोज पढ़ाने से बच्चे जो हैं उबाऊ हो जाते हैं। तो हमें कभी कभी बच्चों को इस तरह के भी कार्य देने चाहिए ताकि बच्चे का उत्साह जो है या बच्चे की सीखने की जो प्रवृत्ति है वह बनी रहे। तो वर्तमान समय में मतलब एक कक्षा को किस तरह से हम अधिक प्रभावी बना सकते हैं, इसके लिए बहुत सारी विधियों को प्रयोग में लाया गया। बहुत सारी विधियों का प्रयोग अब प्रत्येक शिक्षक अपनी कक्षाओं में करता है। हम लोग हिंदी शिक्षक शिक्षिका भी अपने कक्षाओं में अनेक तरह के विधियों का प्रयोग करते हैं। तो जिसमें ओपन लर्निंग विधि है, टीवी या वीडियो द्वारा प्रस्तुतिकरण है, लाइव सत्र तो जो कि हम लोग मतलब इसके बारे में हम लोग 2 साल से लगातार जान भी रहे हैं और उस पर कार्य भी कर रहे हैं, क्योंकि कोविड के चलते जो स्थिति हुई तो उसमें सबसे ज्यादा हम लोगों ने जूम मीटिंग ही किया। तो जूम मीटिंग, गूगल मीट या फिर हम लोग वेबएक्स पर भी जो मीटिंग करते हैं, तो इस तरह से भी मतलब ये भी शिक्षा बच्चों की कक्षा को प्रभावशाली बनाने का एक अहम हिस्सा है। कंप्यूटर के द्वारा भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं या संगोष्ठी विधि के द्वारा भी। तो इसमें अपनी कक्षा में हम गए, पाठ को पढ़ाए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे अनुपस्थित हो जाते हैं, उस पाठ को वो समझ नहीं पाते हैं। तो इसके लिए बहुत सी ओपन लर्निंग विधि है जिसके बारे में हम बच्चों को बता सकते हैं, जहाँ पर बच्चा जो है वह स्वयं जाकर वहां से खुद मतलब वीडियो देख सकता है, वहाँ खुद जब भी उसे समय मिले वहां जाकर वह फ्री ऑफ लर्निंग पर कर सकता है और इस मतलब इस पढ़ाई को वह अपने दूसरे छात्रों तक भी साझा कर सकता है। तो इस तरह से उसके बाद जैसे इस कोविड-19 में हम लोगों के पास पढ़ाने का एकमात्र जरिया था जूम मीटिंग। उसमें हम लोग वीडियो के द्वारा क्या लाइव मतलब जूम मीटिंग के द्वारा बच्चों को पढ़ाने का हम लोगों ने प्रयास किया, या फिर ये वीडियो बनाकर बच्चों को डालते रहे। तो जो हमारी कक्षाएं चलती हैं, तो कक्षा जो नियमित हमारे क्लास अपने अपने विषयों के चलते हैं, तो हमारे कक्षा में अगर हम पढ़ाने के बाद कुछ कुछ वीडियो अपने ग्रुप में डालते रहे, बच्चों के ग्रुप में, तो वो विषय में मतलब बहुत उनका लगाव होता है, वो विषय को बहुत रुचि से लेते हैं, क्योंकि किताबों से कभी कभी हटकर देखना और पढ़ना भी उन्हें अच्छा लगता है। तो इस तरह से भी हम अपने कक्षा को प्रभावशाली बना सकते हैं। उसके बाद हम वीडियो दिखाकर भी कक्षा को प्रभावशाली बना सकते हैं। जूम के द्वारा भी हम कक्षा में मतलब ऑनलाइन पढ़ाई में हमने जूम के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाया, या फिर क्लास में कंप्यूटर का भी क्लास होता है जिसमें विद्यालय की तरफ से कंप्यूटर में कुछ ऐप डाले रहते हैं। तो कंप्यूटर लैब में भी ले जाकर हम अपने विषय से संबंधित चीजों को अगर वहां पे जानकारी देते हैं तो बच्चा बहुत खुश होता है। हम देखते हैं स्कूल में कि जब होता है बच्चों को कंप्यूटर लैब में जाना है, बच्चे बहुत खुश होते हैं। या फिर
कंप्यूटर लैब का हो गया या फिर साइंस लैब जाना है, लाइब्रेरी जाना है, तो बच्चा उस पीरियड का इंतजार करता है, क्योंकि उसे लिखने और सुनने से कुछ अलग हटकर करना वहां पे दिखाई देता है। तो हम अपने विषय से संबंधित चीजों को भी हिंदी, जैसे अगर हम हिंदी विषय में भी बच्चों को कंप्यूटर पे ले जाकर वहां पे उन्हें कुछ मतलब दिखाएं और उन्हें कुछ करके करने के लिए प्रोत्साहित करें, तो इससे जो बच्चे नहीं भी क्लास में पढ़ रहे हैं या ध्यान दे रहे हैं, तो वह उस मतलब क्लास में वो बहुत ही रुचि लेकर वो अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। तो हिंदी विषय तो ऐसे बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा मतलब दिक्कतें या परेशानियां नहीं होती हैं, क्योंकि बच्चों की ये मातृभाषा है और बच्चे इसे बहुत ही उत्सुकता से, बहुत ही रुचि लेकर, क्योंकि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता हिंदी पढ़ने के लिए, वह शुरू से ही इस भाषा का प्रयोग करते हैं, इसीलिए उनको विषय को समझने में बहुत ही उसमें मतलब उन्हें अच्छा लगता है, वो सरल होता है। क्योंकि हम लोग हिंदी की क्लास में जाते हैं तो कभी कभी बच्चे कहते हैं कि मैम ये सब्जेक्ट हम लोग को तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें बहुत हम लोग को प्रेशर नहीं होता। तो इसका कारण ये होता है कि हमारी मातृभाषा ही हिंदी है, हम बचपन से ही हिंदी बोलते हैं, हिंदी सीखते हैं, तो वो ये भाषा जो है ये शुरू से ही पढ़ने सुनने बोलने के कारण ये बहुत सरल होती है। फिर किसी किसी संगोष्ठी विधि के द्वारा कभी कभी हम बच्चों का सेमिनार भी कर सकते हैं, तो सेमिनार के द्वारा या किसी मतलब हॉल में बच्चों को ले जाकर व्हाइट बोर्ड के द्वारा या फिर वहां पे प्रोजेक्ट के द्वारा भी हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम मतलब इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं अनेक विधियों का उपयोग करके वह क्लास में अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये मतलब हमने ये देखा कि किस तरह से हम रणनीतियों को बनाकर हम अपने कक्षा को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। पर आज की जो स्थिति है, आज जो स्थिति दिखाई दे रही है, शुरू में बच्चे लिखना पढ़ना सीखते हैं तो उन्हें हिंदी बोलना पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है, पर धीरे धीरे जब बच्चे ऊंचे क्लास में जाते हैं तो वहां पे हम लोग एक बहुत बड़ी समस्या बच्चों के सामने पाते हैं, बच्चों का विषय के प्रति लगाव का कम होना। तो इस बात पर सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत है कि क्या वजह है कि उच्च क्लास में जाते जाते, ऊपर की कक्षाओं में जाते जाते बच्चे जो हैं इस विषय से अपने आप थोड़ी सी दूरी बनाते जाते हैं। तो जहां तक मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जब बच्चे ऊंचे क्लास में जाते हैं, ऊपर की कक्षाओं में जाते हैं, तो उन्हें इस बात का ज्ञान होता है कि हिंदी विषय जो है वह रोजगार के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रभावी नहीं, क्योंकि रोजगार के जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी जगहों पर हम देखते हैं कि दूसरी भाषाओं का दबदबा ज्यादा है। वहां पे तो बच्चों के दिमाग में, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो बच्चों के दिमाग में ये बातें स्वतः ही आने लगती हैं कि हिंदी जो है वह एक सहायक विषय हो सकता है, पर आगे वह बहुत हद तक हमारे साथ हमारे रोजगार के क्षेत्र में वह सहायक नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें प्रयास करना है कि हिंदी भाषा को हम इसी तरह से, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है तो इसका स्थान भी सर्वोपरि होना चाहिए, तो हमें इस बात का प्रयास करना चाहिए, हमारी सरकार को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी भाषा को वह रोजगार के क्षेत्र में शामिल करे। जो बच्चों का इससे जुड़ाव धीरे धीरे कम होता जाता है, वह उनका लगाव इससे बना रहे, वह उसे भी इस विषय को भी उतना ही महत्व दे जितना वो अन्य विषयों को देते हैं। क्योंकि हम बाहर विदेशों में ये चीज देखते हैं
कि जैसे चीन हो गया, जापान हो गया, इटली हो गया, ताइवान हो गया, फ्रांस हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, तो ये सभी देश जो हैं वह रोजगार के क्षेत्र में अपनी भाषा को ही प्राथमिकता देते हैं। उनके जो कीबोर्ड होते हैं, तो कीबोर्ड उनके अपनी ही भाषा में होते हैं, उनके ऊपर अंग्रेजी भाषा लिखी होती है। तो हमारे यहाँ भी इस चीज को देखने की आवश्यकता है कि हम चलो बैठो उधर चलो, का रुझान जो है वह इस विषय से कम ना होने दें। बैठ जाइए। इस विषय में बच्चों का लगाव जो है वह निरंतर बना रहे, इस तरह का हमें प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। तो इस तरह हमने तमाम विधियों को देखा और तमाम विधियों के बाद हमने ये भी देखा कि हम क्या करें क्या न करें, किस तरह से हम अपनी हिंदी की कक्षा को अधिक प्रभावशाली बनाए, किस तरह हम हर एक बच्चों को पहचान कर और उसके द्वारा उसे शिक्षण देने का प्रयास करें। ये जरूरी नहीं है कि सारे बच्चों की बुद्धि एक समान है। अगर एक बच्चा पढ़ता है तो सारा बच्चा पढ़ सकता है, एक बच्चा लिखता है तो सारा बच्चा लिख सकता है, उधर जाने बिल्कुल ही जरूरी नहीं है। हमें बच्चों को देखकर उसके अनुरूप हमें उन्हें सिखाने का जो प्रयास स्ट्रक्चर करना है, तो ये उसी को कहते हैं। तो ये जो है प्रधान सर, आप थोड़ा माइक म्यूट कर लीजिए। तो ये जो है हमारे हिंदी शिक्षण की रणनीतियां जो हैं, अगर हम इसको बनाने के बाद अपनी कक्षा में जाते हैं तो हमारी कक्षा स्वतः ही प्रभावशाली रहेगी। हमारे हर एक बच्चों का रुझान जो है वह हिंदी के तरफ ज्यादा से ज्यादा होगा और बच्चे अधिक से अधिक, ऐसे तो ये विषय बच्चों को बहुत ही प्रिय होता है, पर जहां तक उच्च क्लास में जाने की बात है तो उच्च क्लास में भी अगर इसी तरह इन्हीं बातों पर ध्यान दिया जाए तो स्वतः ही बच्चे इस विषय से अपने लगाव को कम नहीं करेंगे और वह इसमें आगे और भी निखर कर आते रहे। तो आज की ये जो हिंदी शिक्षण रणनीतियों पर जो हमारी चर्चा थी, तो इस विषय में मैं थोड़े अपने शिक्षक शिक्षिकाओं से भी जानना चाहूंगी कि इस बारे में और हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से आगे की ओर हमारा ये होना चाहिए। तो हमारे शिक्षक या शिक्षिकाएं थोड़ा इस विषय में अपने विचार भी साझा करें। बिल्कुल वंदना मैम, आपने जो भी बातें बताई वो बिल्कुल हकीकत है। ले दे करके अगर हम लोग देखें तो रणनीति हमारी ऐसी होनी चाहिए, अगर हम पढ़ाने जा रहे हैं तो विषय के पीछे जो भी हमारा शीर्षक है उस शीर्षक से जुड़ा हुआ हमारा एक बैकग्राउंड अर्थात पृष्ठभूमि एक पहले से तैयार होना चाहिए। हम अगर प्रत्यक्ष रूप से सिर्फ अपने पाठ पर और किताबों पर आते हैं तो यही चीज जो है बच्चों को हिंदी के रुचि से क्या करता हटा देता है और बच्चे ये सोचते हैं कि अच्छा ये तो आकर के किताब ही पढ़ाएंगे ना, वो तो हम लोग खुद। तो इसलिए उसका जो एक पृष्ठभूमि अगर हम पहले से तैयार करके और तैयार होकर के जाते हैं और किताब छूने के पहले उस पृष्ठभूमि को अगर हम उजागर बच्चों के बीच करते हैं, वो चाहे समाज से उस शीर्षक के अनुसार होता है, वो चाहे समाज से जुड़ा हो शीर्षक हो या प्रकृति से जुड़ा शीर्षक हो, उसे रुचि बनाने के लिए हमें कहानी के रूप में उसका पृष्ठभूमि तैयार करना पड़ता है। जो बच्चे पहले सुन लेते हैं तब फिर अगर हम अपने शीर्षक पर जब हम आते हैं तो बच्चे बिल्कुल वहां पर आकर के रुचि लेंगे और सुनने की कोशिश करेंगे, और सुनेंगे ही नहीं बल्कि वहां वो पूछने की भी कोशिश करेंगे कि यहाँ कैसे हुआ। आपने सही बोला कि हिंदी एक ही विषय है, एक पीरियड बच्चा पढ़ता है और सारे विषय जो है वह इंग्लिश का साथ देता है। लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि बच्चा हिंदी को थोड़ा आसान इसलिए लेता है, वो उसकी मातृभाषा है और यह सोचता है कि अगर हम विषय को समझ लेते हैं तो हम किसी भी तरह से प्रश्न के उत्तर को लिखने की क्षमता रखते हैं।
वह कुछ घुमा फिरा करके ही लिखेगा, लेकिन लिखेगा, वह छोड़ेगा नहीं उसको। तो आपने जितनी बातें बताई वो काफी हद तक सही है, और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छा लगा, और लगातार सुन करके भी अच्छा लगा। एक सीख भी मिली कि हाँ, हमें अपनी कक्षा में जाने से पहले इतनी सारी तैयारियों को करके जाएंगे, तभी हमारी कक्षा जो होती है वह प्रभावपूर्ण बनेगी। वह हिंदी में ही नहीं, आप किसी भी विषय में अगर जाएंगे, यह रणनीति जो है वह किसी भी विषय के लिए लागू होती है। हर शिक्षक को ये कार्य करना चाहिए। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मीना मैम। अब मैं अन्य शिक्षकों के राय को भी जानना चाहूंगी। हाँ, वंदना मैम, नमस्कार। हाँ, नमस्ते। बहुत ही सुंदर आपने जो मार्गदर्शन हिंदी शिक्षण के लिए किया, बहुत ही अच्छा रहा। और जहाँ तक विद्यार्थियों का हिंदी के प्रति जो सहायक भाषा के रूप में यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, इसके लिए तो हम लोग जैसे ही 7 या 6 क्लास में मेरा क्लास रहता है, तो वहाँ आजकल जो कंपटीशन हो रहे हैं, उसमें मैं जा करके बच्चों को इससे अवगत कराता हूँ कि उसमें बैंकिंग सेक्टर को छोड़ करके तो सारे कंपटीशन में 20 नंबर के हिंदी से क्वेश्चन आता है वैकल्पिक के रूप में। तो इस तरह की पठन पाठन से हम लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, उस तरह की पुस्तकों का अध्ययन करते रहते हैं या कंपटीशन एग्जाम को देख रहे हैं, तो उसी के ध्यान में रखते हुए उसी चीज को बच्चों से करते हैं, और बच्चे काफी गहरा रुचि रखते हैं और उसको अच्छी तरह से ट्रिकली करके लिखवा करके एक दो पेपर को भी दिखा करके, उदाहरण के तौर पर उनको मैंने बिहार सरकार के द्वारा जो एसएससी से एसआई या जो भी परीक्षाएं ली जा रही हैं, उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको दिखा करके उसको मैं जब इस तरह से क्वेश्चन करवाता हूँ क्लास में, तो बच्चे काफी रुचि लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे विषय की ज्यादा ध्यान नहीं है, सबको ध्यान है मैम, सभी बच्चे ध्यान दे रहे हैं, इस पर हम लोग कार्य भी कर रहे हैं, और बहुत आपने अच्छा आज मार्गदर्शन किया हम लोगों का। धन्यवाद हनुमान सर। और कोई शिक्षक या शिक्षिका अगर अपने विचार साझा करना चाहे तो वो कर सकते हैं। मैं नीलिमा मैम से उनके विचार को सुनना चाहूंगी। नीलिमा मैम। शायद वो सुन नहीं पा रही हूँ। और कोई भी हिंदी की। हाँ हाँ, वंदना मैम। हाँ वंदना नीलिमा। मैम, बहुत ही अच्छा ये सेशन रहा, और हम सभी शिक्षकों के लिए इसमें कुछ न कुछ छुपा हुआ है ज्ञान। हम लोगों को किताब के अलावा चीजों को और व्यवस्थित तरीके से कैसे प्रस्तुत किया जा सके, इसके लिए बाहर की एक्टिविटी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल सर। सब्जेक्ट में ये एक्टिविटी लैब के रूप में मिल जाती है, ग्राउंड इवेंट के रूप में मिल जाती है, कभी बाहर बच्चों को घुमाने ले गए उससे मिल जाती है। और हिंदी को हम लोग ये मान के चलने लगते हैं कि बच्चा तो इसमें बहुत अच्छा है, खुद बहुत समय से पढ़ता चला आ रहा है, तो इसे बहुत बाहर एक्सटर्नल एक्टिविटी की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे हम चूक जाते हैं। अन्य सब्जेक्ट की तरह बच्चे इसमें भी कुछ न कुछ करना चाहते हैं अतिरिक्त रूप से। अब ये अतिरिक्त रूप नाटक हो सकता है, काव्य पाठ हो सकता है, लेखन प्रतियोगिता हो सकती है, संवाद लेखन हो सकता है, जो कि उनके सिलेबस का पार्ट भी है, और इन सब चीजों में वो अच्छे तरीके से कर रहा है, तो वे उनके लिए कैरियर के नए विकल्प को भी खोलता है। तो इन सारी चीजों के साथ जब हम बच्चों को ये चीज बता पाते हैं कि देखो, हिंदी सिर्फ हिंदी ही नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक कैरियर भी है, इसमें आप बहुत आगे जा सकते हो। आधुनिक कवियों की कविताओं को सुनाकर, और उनका आज के समय में क्या ये है, सामाजिक रुतबा क्या है, सोशल स्टेटस किस तरीके से मीडिया उनको ले रही है, रिसीव करती है, तो सब बातों को जब बच्चे जानते हैं तो इस विषय के प्रति और भी संजीदा हो जाएंगे। और आपने मैम तो बहुत ही सारी गुण बातों को ही निकाल के रख दिया कि इस सब्जेक्ट को कैसे और रुचिकर और बच्चों के हित के लिए और बेहतर बनाया जा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इन चीजों को हम लोग अपने विषय में भी गुंजाइश के तौर पे देखते हैं कि कैसे हम उसमें चीजों को समाहित कर पाए। बहुत अच्छा लगा मैम। धन्यवाद सर। तो अंत में अब मैं यही कहना चाहूंगी कि एक शिक्षक और एक छात्र का
संबंध, स्नेह, थोड़ा सा खुलापन, थोड़ा सा भय, ये सभी चीजों का मिला जुला संगम है। जैसे एक पतंग हवा में धागे से के डोर से बंधा होता है, तो धागा इतना ढीला भी ना हो कि पतंग का कहीं पता भी ना चले, और धागा इतना मतलब कड़ा भी ना हो कि पतंग उड़ ही ना पाए। यानी हमारे और छात्र के बीच में कुछ इसी तरह का संबंध होना चाहिए कि हम उसे जरूरत पड़ने पर थपथपा सके, उसे स्नेह दे सके, उसमें थोड़ा सा भय उत्पन्न कर सके, ताकि बच्चे का जो मार्गदर्शन है, बच्चे को हम जिस मार्ग पर ले जाना चाह रहे हैं, बच्चा उस मार्ग पर आसानी से आगे की ओर बढ़ता जाए। तो हमारा ये हमारा जो सत्र है, ये समाप्ति की ओर है, और इसमें आए हुए सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का मैं हार्दिक दिल से उनका धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर दिया और इस शिक्षण प्रशिक्षण सत्र को और अधिक प्रभावी बनाया। तो आज का ये सत्र हम यही समाप्त करते हैं। इस सत्र के थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। हम तो यही कह सकते हैं कि वन ऑफ द एक्सेलेंट कन्वर्सेशन था। हम लोगों ने बहुत अच्छी बातें आपसे सुनी। हाँ, तो इस रेफरेंस में मैं आप लोगों का परिचय कराना चाहूँगा। हमारी अगली इस रिसोर्स पर्सन मीना मैम है। तो मीना मैम कुछ विचार अपने साझा करें और कल की तैयारी शुरू करें आज से, कि हम लोग और आगे बढ़ सकें इस परंपरा को। ये जो इन हाउस टीचर्स ट्रेनिंग का हमारा चल रहा है सतत कार्यक्रम, इस कार्यक्रम की कड़ी को हम लोग निर्बाध रूप से आगे बढ़ा सकें। एक बात इस संदर्भ में मैं साझा करना चाहूंगा कि मीना मैम को सुन लिया जाए। मीना मैम, हेलो। जी सर। हाँ, आपको हम सुनना चाहेंगे 2 मिनट। इसकी बिल्कुल, पूरी समरी देखिए, विषय विशेष की बात है और विषय विशेष में विषय विशेषज्ञ अपनी राय रखें तो हम लोगों को ज्यादा समझ आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ बिल्कुल, जैसा कि वंदना मैडम ने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत दूर तक बहुत गंभीर बातें हम तक शेयर की, जो हम लोगों के दिमाग से भी निकल चुका था उसे उन्होंने तरोताजा किया। रहा रुचि की बात, तो रुचि हम बच्चों में हिंदी के प्रति या अन्य, यह स्ट्रैटेजी जो है हर विषय में लागू होती है कि हमें अपनी कक्षा में जाने से पहले पूर्व तैयारी करनी पड़ती है, और पूर्व तैयारी के पीछे हमें बच्चों को ध्यान में रख करके जाना पड़ता है। वहां हमें अपनी क्वालिटी नहीं बल्कि बच्चों की क्वालिटी को देखना है। हमारी बातों को वो कितना ग्रहण कर सकेंगे, इस चीज को देखना है। हम किस प्रकार से उन्हें बताएं, किस तरह की भाषा और शब्द का प्रयोग करें, इन सब की हमें तैयारी करके जानी पड़ेगी। तब बच्चे कक्षा में विषयवार रुचि रखेंगे। अगर हम जाते के साथ तुरंत किताबों पर आ जाते हैं कि चलो आज ये चैप्टर पढ़ाना है, अगर हमारी प्रतिदिन की यही प्रक्रिया रहती है तो बच्चे ऐसे पढ़ाई से उब जाते हैं और ये सोचते हैं कि अरे ये किताब है, ये तो हम खुद पढ़ लेंगे, जब इनको किताब से ही पढ़ाना है। तो किताब से हट करके वातावरण से, समाज से
अन्य माहौल से हमें जोड़ करके उसका पृष्ठभूमि तैयार करना होगा। और पहले विषय की शीर्षक की चर्चा में जाने से पहले हमें उसके पृष्ठभूमि को बच्चों के आगे साझा करना होगा कि आओ मैं तुम्हें कुछ सुना रही हूँ, उसके बाद आपके किताब पर चलेंगे। तो बच्चे ध्यान से सुनते हैं और तब इस बात को वहां से जोड़िए कि यह जो मैंने सुनाया यह आपके जी, जी। शीर्षक से ही जुड़ा हुआ है। सोचो कि कितना हाँ। मजेदार होगा। तब बच्चे वहां जाते हैं और वास्तव में ध्यान लगाते हैं, क्योंकि वो आधी बात तो समझ चुके होते हैं। तो इस तरह की जी रणनीति जो है हम सभी शिक्षकों को क्या करना चाहिए, अपनी अपनी विषय में लागू करना चाहिए। मेरा अपना विचार जी है, अपना जी जी मानना है। सभी की बहुत तो अच्छा, अपने अपने बहुत विचार अलग अलग होते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ द मीटिंग। हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वंस अगेन वंदना मैडम। जितनी भी साधुवाद दी जाए, जितना भी धन्यवाद दिया जाए कम होगा। थैंक्स धन्यवाद सर। टू ऑल।